मेरे दोस्त भास्कर घोष का मानना है कि जो खबर अखबार में लिखी नहीं जा पाती वो कहानी बन जाती है। भास्कर घोष के पास कई नई पुरानी कहानियां हैं। संध्या टॉकीज लेटेस्ट है। आगे जैसा कि उसने बताया, बीते साल की कड़क ठंड में हल्की धुंध के दिन थे। क्राइम रिपोर्टर भास्कर घोष सुबह की पहली सिगरेट जलाने वाला था कि मोबाइल फोन की घंटी बजी। उसने हाथ रोका और कॉल रिसीव किया। कॉल सुनकर कुछ बुदबुदाया और अधूरे काम को पूरा किया। धुएं को धुंध में यहाँ वहाँ फूंकते हुए उसने चाय वाले से एक कटिंग ली और चुस्कियां लगाने लगा। भास्कर घोष के पास खबर आई कि सूर्यदर्शन बिल्डिंग की लिफ्ट में एक लाश मिली है। ऐसी खबर से अब हलचल नहीं होती थी। शहर में अपराध का स्तर अब ये हो चुका था कि हत्या, बलात्कार, लाश, छिनौती, डकैती रूटीन खबरें थी। जिस इलाके में होती वहीं के लोग पढ़ते। चाय खत्म करके भास्कर घोष ने पैसे चुकाए और बाइक पर सवार हो गया। कुछ मिनटों में वो मौका वारदात पर था। पुलिस की गाड़ियां थी, अखबारों के रिपोर्टर थे, लोकल टीवी चैनल लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। भीड़ थी। भास्कर घोष भीड़ को चीरता हुआ बढ़ा, लेकिन लिफ्ट के रास्ते में क्राइम सीन नो एंट्री की पीली पट्टी लग चुकी थी। वो दूर से देखने लगा। कुछ पल बीते कि भास्कर घोष के दिमाग में जैसे कुछ कौंधा। सूर्यदर्शन बिल्डिंग, इस जगह पर वो पहले भी आया है। पिछले साल इसी लिफ्ट में एक लाश मिली थी और पिछले साल के पिछले साल भी तो ऐसा हुआ था। 2 लाशें 2 साल में। ये तीसरी लाश तीसरा साल उसी लिफ्ट में। करंट सा लगा। उसकी सुस्ती एक झटके में दूर हो गई। पुलिस बिल्डिंग के चौकीदार का बयान दर्ज कर रही थी। भास्कर घोष ने मौके के मुआयने, पुलिस की रिपोर्ट, चौकीदार और वहां मौजूद लोगों से बातचीत के बाद खबर फाइल की। उसने पिछली 2 घटनाओं का भी जिक्र किया और हैरानी जताते हुए खबर में ये एक एंगल शामिल किया कि अलग अलग साल में एक ही लिफ्ट में मिली लाशों का आपस में क्या कोई संबंध है या महज संयोग। संपादक ने भास्कर घोष से कहा कि खबर का बढ़िया फॉलोअप करना चाहिए। आखिर माजरा क्या है? भास्कर घोष भी सोच में पड़ा था। पहले 2 मामलों की तरह इस बार भी पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंची। किसी भी तरह शक की कोई सुई नहीं घूमी। आगे बढ़ने का सुराग नहीं मिला। बिल्डिंग के कुछ लोगों ने मारे डर के हत्यारी लिफ्ट में आना जाना बंद कर दिया। वो पास लगी दूसरी लिफ्ट का इस्तेमाल करने लगे। करीब हफ्ते भर बाद सूर्यदर्शन बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए भास्कर घोष एक होटल में चाय पीने रुका। बिल्डिंग को निहारते हुए उसे ख्याल आया कि इसे बने 3 साल ही हुए हैं। रीडेवलपमेंट प्लान में विकसित हुए शहर के इस इलाके में सूर्यदर्शन बिल्डिंग की जगह कभी संध्या टॉकीज था। स्कूल कॉलेज के दिनों वो जाने कितनी बार उसके सामने से गुजरा। लोहे के बड़े से गेट पर मोटा सा ताला टंगा रहता था। न कभी वो अंदर गया, न किसी ने जाने की बात सुनी। महसूस भी नहीं हुआ कि कब शहर के विकास के साथ यहाँ का नक्शा बदल गया। भास्कर घोष ने सोचा कि क्यों न इस चर्चित बिल्डिंग की जगह कभी यहाँ खड़े संध्या टॉकीज के लोगों को याद दिलाएं। मगर कौन बताएगा उसके बारे में? उसने होटल मालिक से पूछा कि क्या वो किसी को जानता है जो संध्या टॉकीज के बारे में सब कुछ बता सके। उस जमाने का कोई होटल वाला, पान वाला, गुमटी वाला, फेरी वाला, डाकिया, कोई मोची, पंक्चर सुधारने वाला, सिनेमा घर का मैनेजर, टिकट खिड़की पर बैठने वाला, टिकट काटने वाला, हॉल में टॉर्च मारकर सीट दिखाने वाला, कोई भी जो संध्या टॉकीज के ज़माने में यहाँ था। होटल वाले को नहीं पता था। बाहर भी कोई जानकार नहीं मिला। भास्कर घोष की उत्सुकता बढ़ी। वो जानकारी निकालने के लिए और जिद के साथ जुट गया। उसके सवाल पर लोग चौंकते थे। संध्या टॉकीज उन्हें बाबा आदम के ज़माने जैसी बात लगती थी। धीरे धीरे भास्कर घोष को पता चला कि बमुश्किल 2-2.5 साल चलकर ही टॉकीज बंद हो गया और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। किसी का ध्यान ही उस पर नहीं जाता था। फिर 3-4 दिन बाद किसी ने एक बूढ़े का पता बताया जो उन दिनों फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले एक सेठ के यहाँ नौकर था। बूढ़े ने संध्या टॉकीज के बारे में कम और सेठ के बारे में ज़्यादा बताया। कहा कि वो रंगीन मिजाज का आदमी था और रंगरेलियां मनाने बम्बई जाता था। अंत में उसने एक नाम पता बताया। कहा कि अगर जिंदा हुआ तो शायद यहाँ संध्या टॉकीज का चौकीदार मिल जाए। भास्कर घोष के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उसने अपने जूनियर को फोन किया कि वो कुछ देर से ऑफिस आएगा और वो निकल पड़ा। पक्की सड़कों से होता हुआ कच्ची सड़कों और फिर ऊंची घास के बीच बनी सकरी पगडंडियों पर। आबादी कम हुई जाती थी, ठंड बढ़ती जाती थी।
उस आदमी ने शहर से कोई 35-40 किलोमीटर दूर का पता बताया था। आधे पौने घंटे बाद जब उसने बाइक रोकी तो देखा कि बस्ती क्या थी, 8-10 कच्चे पक्के मकान थे। कुछ औरतें यहाँ वहाँ घर के काम कर रही थी, कुछ धूप सेकने बैठी थी। किससे पूछे, वो सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके पास से गुजरी। सुनो, जगन्नाथ बाबू कहाँ मिलेंगे? वो सोच में पड़ गई। ये नाम नहीं सुना था। वो कुछ दूर खटिया पर बैठी एक बूढ़ी औरत के पास गई। उस औरत ने भास्कर घोष को सिर से पैर तक निहारा, फिर लड़की से कुछ बोली। लौटकर उसने बताया, सामने बाएं से तीसरा मकान, वहाँ पूछिए। भास्कर घोष ने बाइक बढ़ाई। उस मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ा खड़ा मिला। वो धूप सेक रहा था। काला सा झुर्रियों वाला चेहरा, हल्की सफेद दाढ़ी, कमर थोड़ी झुकी, ठंड वाला पैजामा पहना था और ऊपर स्वेटर। उसके हाथ में मुड़ा हुआ एक अखबार था। भास्कर घोष ने पूछा, क्या आप जगन्नाथ जी हैं? वो बूढ़ा 2 पल चुप रहा, फिर लरजती आवाज में बोला, क्या काम है आपको मुझसे? मैं इसी अखबार में रिपोर्टर हूँ जो आपके हाथ में है। बूढ़े ने अखबार को देखा और एक तरफ डाल दिया। इशारे से भास्कर घोष को अंदर आने को कहा। अंदर छोटा सा बल्ब जल रहा था। बूढ़ा पलंग पर बैठा, कुर्सी पर भास्कर घोष बैठा। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर भास्कर घोष सीधे मुद्दे पर आया। मैं आपसे संध्या टॉकीज के बारे में जानना चाहता हूँ, उसके बारे में लिखना चाहता हूँ। वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बन गई है। बूढ़ा खड़ा हुआ और अंदर के कमरे में गया। एक छोटी अंगीठी जलाकर लाया और दोनों के बीच में रख दी। उसने अंगीठी से बीड़ी जलाई, पलंग पर बैठकर एक कश खींचा। भास्कर घोष देखता रहा। दूसरा कश खींचने के बाद वो बोला, वहाँ तो कुछ दिनों पहले एक लाश मिली थी ना? भास्कर घोष बोला, जी, लिफ्ट में, और पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं लगा सकी। बूढ़ा बोला, पुलिस कैसे सब कुछ पता लगा सकती है? भास्कर घोष ने कहा, पुलिस का काम है पता लगाना। 3 साल में वहाँ तीसरी लाश मिली है। बूढ़ा खांसा और बोला, उस जगह पर ये तीसरी नहीं, 5वीं लाश है। भास्कर घोष पूरी तरह से चौंका। क्या? ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है या सनसनी? बूढ़ा किसी और दुनिया में खो गया। फिर पास रखे स्टूल पर रगड़कर बीड़ी बुझाई, बुदबुदाया, वो अब भी वहीं पर है। वो कौन? संध्या। राणा यशवर्धन सिंह उसे संध्या टॉकीज की हीरोइन कहते थे। भास्कर घोष ने बूढ़े से कहा, जरा खुलकर बताइए ना, शुरू से। बूढ़ा हंसा और बोला, जो पता है उसे ही शुरू से मान लो। भास्कर घोष को मानना पड़ा। राणा यशवर्धन सिंह को वो बंबई में मिली थी। राणा राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे। शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके लिए जवानी कहीं न ठहरने का नाम थी। एक दिन होटल ताज की लिफ्ट में उन्होंने संध्या को देखा तो देखते रह गए। ऐसा हुस्न पहले कभी नहीं देखा था। अपने दीवान नरदेव प्रताप सिंह को उन्होंने उनकी खोजबीन करने का जिम्मा सौंपा। नरदेव प्रताप सिंह दीवान ही नहीं, राणा का जिगरी दोस्त भी था। नरदेव प्रताप सिंह ने घंटे भर में खोज खबर करके बताया कि उसका नाम संध्या है, लखनऊ की है, अभिनेत्री बनना चाहती है, होटल में किसी प्रोड्यूसर से मिलने आई थी। राणा ने तत्काल अपने फिल्मी दोस्तों को फोन लगाया और कहा कि फिल्म बनानी है। आनन फानन में सब आ गए। संध्या को नरदेव प्रताप सिंह ने बुलवा लिया। देखते देखते सारा इंतजाम हो गया। कहानी, गीत, संगीत, निर्देशक और हीरो भी। तय समय पर शूटिंग शुरू हो गई। राणा दिल खोलकर पैसा खर्च कर रहे थे। इस बीच संध्या पर उनका प्रभाव बढ़ा और नजदीकियां भी। नतीजा ये रहा कि संध्या को गर्भ ठहर गया। राणा उसे इंग्लैंड ले गए, गर्भ साफ कराया। इस दौरान संध्या की सेहत बिगड़ गई। सेहत जल्दी सुधरे, इसीलिए राणा उसको यूरोप में घुमाते फिराते रहे। इस सब के बीच काफी वक्त निकल गया और फिल्म वहीं रुक गई। अब क्या हो? राणा ने साफ कह दिया कि फिल्म यहीं बंद, संध्या को साथ रखेंगे, पत्नी की तरह। संध्या को हर हाल में हीरोइन बनना था। वो राणा को छोड़कर चली गई। राणा का पारा चढ़ गया।
प्यार से बात नहीं बनी तो उन्होंने ताकत दिखाई और संध्या को उठवा लिया। बंबई से जबरदस्ती शहर में ले आए। यहाँ उनकी ननिहाल थी। पुलिस प्रशासन में अच्छा दखल था, धौंस थी। संध्या को उन्होंने सारी सुख सुविधाओं में रखा, लेकिन कोई तन को बंदी बना भी ले तो मन को कैसे कैद किया जा सकता है। संध्या का मन उड़ता फिरता था। वो आज़ाद होने के सपने देखती थी। राणा ने उसे खुश करने के लिए एक टॉकीज बनाया। नाम रखा संध्या टॉकीज। बूढ़ा खामोश हो गया, जैसे कोई गहरी बात याद आई। फिर बोला, वो गाना याद है, दोस्त दोस्त ना रहा? भास्कर घोष ने कहा। हाँ, संगम फिल्म का। बूढ़े ने कहा, बिल्कुल। 50 साल के ऊपर हो गए। संध्या टॉकीज में लगने वाली वो पहली और आखिरी फिल्म थी। अखबारों में खूब छपता था। लंबी लंबी लाइनें लगती थी। टॉकीज हाउस फुल रहता था। नए टॉकीज में अपनी फिल्म देखने के लिए राज कपूर भी आया था, वैजंती माला को लेकर। उतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। 6-7 महीने लगातार फिल्म चलती रही। इस बीच राणा कारोबार के सिलसिले में यूरोप गए और यहाँ का काम दीवान नरदेव प्रताप सिंह के भरोसे छोड़ दिया। वो एक रात अचानक लौट आए। बंगले पर संध्या नहीं मिली। वो टॉकीज में आ गए। रात का आखिरी शो खत्म हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा था। जब वो हॉल में घुसे तो क्या देखा? उधर पर्दे पर संगम चल रही है और इधर नरदेव प्रताप सिंह और संध्या का मिलन हो रहा है। बस राणा यशवर्धन सिंह ने पिस्तौल निकाली और दनादन गोलियां दाग दी। बूढ़े ने फिल्मी अंदाज में पॉज कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। भास्कर घोष चुप्पी साधे रहा। गोलियां संध्या को लगी। नरदेव प्रताप सिंह भाग निकला। उसे बचाने के लिए संध्या ने गोलियां अपने बदन पर झेली। राणा ने पीछा किया, मगर नरदेव प्रताप सिंह फरार हो गया। बूढ़े ने बोलना जारी रखा। नरदेव प्रताप सिंह भले ही राणा के बचपन का जिगरी दोस्त था, लेकिन संध्या के रूप का जादू ऐसा था कि उससे बच पाना नामुमकिन था। नरदेव प्रताप सिंह ने संध्या को भरोसा दिलाया था कि वो उसे यहाँ से निकाल ले जाएगा। उसके सपने पूरे होंगे। कैद में संध्या का दम घुट रहा था। नरदेव प्रताप सिंह उसके लिए उम्मीद की किरण था। उसके सपने तो क्या पूरे हुए। गुस्से में फुफकारते हुए राणा ने टॉकीज का जिन सीटों पर संध्या को नरदेव प्रताप सिंह के साथ पाया था, वहीं उसकी लाश दफन करा दी। हफ्ता भर टॉकीज बंद रहा। कहा गया कि रील चलाने वाली मशीन टूट गई है, बंबई से नई बुलाई है। राणा का गुस्सा संध्या को मार कर ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने बाद में नरदेव प्रताप सिंह को भी ढूंढ निकाला और गद्दारी की सजा अपने हाथों से दी। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, भले ही राणा ने संध्या और नरदेव प्रताप सिंह की जान अपने हाथों से ली, लेकिन सच ये भी है कि वो दोनों को बहुत चाहते थे। जाने कितनी लड़कियां उनकी जिंदगी में आई होंगी, लेकिन संध्या जैसा प्यार उन्होंने किसी से नहीं किया। इसी तरह उन्होंने नरदेव प्रताप सिंह को भले ही गलती की सजा खुद दी, मगर वो था तो उनके बचपन का दोस्त। दोनों साथ में पले खेले और बड़े थे। दोनों का गम राणा को था। वो उन्हें कभी भुला नहीं पाए। रात का आखिरी शो खत्म हो जाने के बाद राणा हॉल में अकेले बैठते और शराब पीते हुए संगम देखते रहते। क्या संगम की कहानी भी कुछ ऐसी नहीं है? 2 बचपन के दोस्त और उनकी जिंदगी में एक लड़की। लेकिन टॉकीज बंद क्यों हो गया? भास्कर घोष ने फिर सवाल दागा। बूढ़े ने कहा, संध्या ने मरकर भी राणा को माफ नहीं किया। उसकी जान लेने के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। उन्हें अपने हर बिजनेस में घाटा होने लगा। कई संपत्तियां बेचनी पड़ गई। इतनी शराब पीने लगे कि धीरे धीरे शराब उन्हें पीने लगी। संध्या टॉकीज का भी हाल बिगड़ने लगा था। उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। राणा संगम को उतरने नहीं देते थे। लोगों को नई पिक्चरों का इंतजार था। वो कब तक एक ही फिल्म देखते? ज्यादातर सीटें खाली रहने लगी। अब अधिकतर लफंगी किस्म के लोग आते या प्रेमी जोड़े। फिर अय्याश मर्द गलत काम के लिए बाजारू औरतों को लाने लगे। टॉकीज बदनाम होने लगा। मगर कुछ ही महीनों में एक अलग सी बात आई।
कि टॉकीज में भूत है। कई लोगों ने कहा कि जब फिल्म चल रही थी तो उन्होंने अपने बगल में एक बहुत खूबसूरत औरत को बैठे देखा, लेकिन जब वो उसके रूप में डूबकर उसे निहार रहे थे कि तभी उसका चेहरा अचानक बहुत डरावना हो गया, भूत जैसा। अंततः एक भयानक हादसा हुआ। एक व्यक्ति की हॉल में मौत हो गई। ऐसा लगा कि दम घुटने से वो मरा। किसी ने गला दबाकर सांसें रोक दी। हंगामा हो गया। पुलिस और प्रशासन ने टॉकीज बंद करा दिया, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला कि उस व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार ये टॉकीज है। टॉकीज फिर खुला, पर फिल्म नहीं बदली। ऐसे में हुआ ये कि इक्का दुक्का ही कोई आ पाता था। डर की मारे लोग टॉकीज से दूर रहने लगे। राणा पहले की तरह रात को अकेले बैठते और शराब पीते हुए संगम देखते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। बूढ़े ने कहा, मैं ड्यूटी देता रहता था, मुझे कभी डर नहीं लगा। लोग अगर कभी मुझसे भूत की बात करते भी तो मैं कहता कि ये सब बेकार है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये ज़रूर था कि राणा फिल्म देखते हुए पीते पीते कभी बहुत ज़्यादा बहक जाते थे और चीखने चिल्लाने लगते, गालियाँ देते, लेकिन मैं कभी अंदर झांक कर नहीं देखता। साल भर में ही ऐसा वक्त आ गया कि लोग संध्या टॉकीज को भूल गए। राणा ने परवाह नहीं की। उन्होंने टॉकीज के किसी आदमी को नौकरी से नहीं हटाया। सबको समय पर तनख्वाह मिलती रही। किसी को कोई शिकायत नहीं थी। वो रात को समय से आते, संगम जलती। जब सब कुछ बंदी बंदाई लीक पर चल रहा था कि एक सुबह हॉल के अंदर साफ सफाई करने वाले को लाश मिली, राणा यशवर्धन की लाश। जैसे दम घुटने से वो मर गए हों। किसी ने गला दबाकर सांसें रोक दी जैसे। जमकर हंगामा हुआ। फिर जांच हुई और टॉकीज को प्रशासन ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। राणा की मौत का रहस्य कभी नहीं सुलझ सका। पूरा खामोश हो गया। भास्कर घोष ने कहा, जैसे तुम बता रहे हो उससे तो यही लगता है कि संध्या टॉकीज भूतहा हो गया था और उस औरत यानी संध्या के भूत ने राणा यशवर्धन और उसके एक दूसरे आदमी की जान ली। बूढ़ा बोला, बिल्कुल। मैं तो सोचता था कि वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया होगा, लेकिन लगता है कि वो आज भी वहीं पर है। उसने ही लिफ्ट में 3 जानें ली। पुराने नक्शे मिले तो शायद पता चलेगा कि जिस जगह वो लिफ्ट है वहीं थिएटर की वो कुर्सियां लगी थी जहां संध्या को मार कर गाड़ दिया गया था। वो अतृप्त मरी। उसके सपने अधूरे थे। उसके अंदर गुस्सा था। मरने के बाद भी उसने राणा को भी नहीं छोड़ा। भास्कर घोष ने कहा, ये मौतें इत्तेफाक भी तो हो सकती हैं। बूढ़े की आंखों में अजीब सा भाव आया। उसने कहा, मैं भी ये मानता अगर तुम्हारी तरह सोचता कि मौतें अलग अलग दिन अलग अलग तारीखों को हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब? भास्कर घोष ने पूछा। बूढ़ा बोला, नए पुराने कैलेंडर उठाकर देखना। ये सारी मौतें भले ही अलग अलग दिन अलग अलग तारीख को हुई हैं, लेकिन उन मौतों के दिन तिथि एक ही थे। पूर्णिमा की रात, कार्तिक का महीना। राणा यशवर्धन सिंह के हाथों संध्या कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मारी गई थी। भास्कर घोष का दिमाग चकरा गया। वो उठ खड़ा हुआ। वो सोच रहा था कि क्या वाकई इस बूढ़े का विश्वास करना चाहिए। संध्या टॉकीज की सचमुच यही कहानी है? क्या संध्या की बेचैन आत्मा भटक रही है? सूर्यदर्शन बिल्डिंग की लिफ्ट क्या वहां बनी है जहां संध्या को मारकर कुर्सियों के नीचे दफन किया गया था? ख्यालों में खोया हुआ भास्कर घोष बाहर चला आया। बूढ़ा लोहे के मोटे तार से अंगीठी के कोयले उलट पुलट करता पलंग पर बैठा रहा। भास्कर घोष ने बाइक स्टार्ट की और लौट पड़ा। वो असमंजस में था कि क्या ये फिल्मी टाइप स्टोरी लिखनी चाहिए। ये सनसनीखेज साबित होगी या इससे जगहसाई होगी। क्यों ना अगली कार्तिक पूर्णिमा का इंतजार किया जाए। मगर तब तक ये बूढ़ा नहीं